अम, यहाँ पर थे हम लोग। वी वर टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट वर्सेस न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी टॉक्ड अबाउट कि हमने क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी कि कैसे क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हैं, या क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, एक यूनिक टूल है आज के टाइम में। बिकॉज उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं कि उसमें बहुत सारे कॉपीज होता है, तो मल्टीपल प्रोटीन मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन हो सकता है। यूनिपेरेंटल है तो बहुत ज्यादा कंटामिनेशन नहीं होता है, एपिजेनेटिक इफेक्ट्स नहीं आते हैं। और फिर एक बेसिक टेबल दिया था मैंने फॉर क्लोरोप्लास्ट वर्सेस न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज कैन एवरीबॉडी सी दी स्लाइड्स? Yes, Sir. sir. Yes, sir. तो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, ये देख लेना तुम लोग। आई हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑलरेडी। मैंने सारे पॉइंट्स, ज्यादातर पॉइंट्स को पहले ही बात कर लिया है। जैसे पॉलीजीनिक वो होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, तो एक ही प्रमोटर से एक्सप्रेशन हो जाता है मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का। अगर कोई ऐसा प्रोटीन हमें प्लांट के अंदर एक्सप्रेस कराना है जिसके कई सारे सब यूनिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रुबिस्को के 2 सब यूनिट हैं, तो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमको 2 इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे सेपरेट प्रमोटर्स और सेपरेट टर्मिनेटर्स के साथ में। लेकिन अगर हम क्लोरोप्लास्ट में उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो वहां पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकता है कि एक ही ओपेरॉन की तरीके से, कि एक ही प्रमोटर के अंडर में सेवरल जीन्स लगे हुए हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीनोम है, और कई सारे वो हो सकते हैं, मतलब कई सारे जीन्स एक ही उससे, कई सारे प्रोटीन्स एक ही उससे एक्सप्रेस हो सकते हैं, इसीलिए हायर एक्सप्रेशन मिलता है फॉरेन प्रोटीन्स का। तो ये सब चीजें हम लोग ने पहले ही, क्या कहते हैं, पहले ही बात कर रखा है काफी कुछ, तो आई विल नॉट रिपीट दिस एनी मोर। Methods of chloroplast transformation, I just wanted to give you, मैं एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा था कि क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं और किस तरीके के वेक्टर्स वगैरह यूज होते हैं। तो आई मीन ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर है, तुम लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक बाइनरी वेक्टर को एक्सप्लेन करा है, और बाइनरी वेक्टर को एक्सप्लेन करने में बताया है कि क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होता है। जैसे टीडीएनए की मैंने बताया था कि लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में एक तो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का कैसेट होगा, एक तुम्हारा जो रेजिस्टेंस मार्कर जीन है, सिलेक्शन मार्कर जीन है, एक उसका कैसेट होगा, और बाहर तुम्हारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और वो सब होगा। तो इट हैज गॉट अ सिमिलर थिंग। ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, ये AADA जीन जो तुम देख रहे हो, दिस प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्पेक्टिनोमाइसिन। तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशंस में स्पेक्टिनोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उसको यूज किया जाता है। सो बाय गेस दैट इज टू, ये इसको नॉर्मल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। असल में होता क्या है, बहुत सारे केसेस में, जैसे मान लो कि हमें एक प्लांट के अंदर 2 जीन इंट्रोड्यूस कराने हैं, हमने एक जीन डाला, उसके लिए मान लो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने, उसके लिए कैनामाइसिन या हाइग्रोमाइसिन यूज कर दिया। अब हमको उसी प्लांट के अंदर एक और जीन इंट्रोड्यूस करना है, मान लो हम क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करा करके एक और जीन इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर न्यूक्लियर जीन, सॉरी, अगर कैनामाइसिन और हाइग्रोमाइसिन होगा दूसरे जीन के में रेजिस्टेंस में भी, तो हम ट्रांसजेनिक को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्लांट है वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है कैनामाइसिन या हाइग्रोमाइसिन के। तो उसमें जब तुम एक और कंस्ट्रक्ट डालोगे जिसमें कैनामाइसिन या हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंस है, तो वो कभी भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे ट्रांसजेनिक को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तो हम लोग ऐसे कंडीशंस में, ये हम लोग लैब में भी इस तरीके से ट्रांसजेनिक्स बनाते हैं जहां एक ही बैकग्राउंड में एक से ज्यादा जीन डालते हैं। तो उस केस में ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो 2 अलग अलग जीन्स जा रहे हैं उनके साथ में 2 अलग अलग सिलेक्शन मार्कर्स हो। अगर एक ही होगा तो सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स बनाया गया उसमें स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन मार्कर्स डाले गए हैं जो कि हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हाइग्रोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, तो ये सब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट में नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी यूज जीन कॉल्ड AADA, जो कि स्पेक्टिनोमाइसिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस देता है। देखो, AADA सेलेक्टेबल मार्कर जीन दैट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक स्पेक्टिनोमाइसिन। फिर T स्टैंड्स फॉर टर्मिनेटर, P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर। इसी तरीके से BADHA करके जो यहाँ पर एक और वेक्टर का दिखाया हुआ है,
that encodes betaine aldehyde dehydrogenase, and RBS is the ribosome binding site. तो एज यू कैन सी कि जैसे न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में एग्रोबैक्टीरियम में न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में तुमने पीछे देखा होगा, ये भी एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू ही होता है, बट वी यूज अ डिफरेंट वेक्टर एक्चुअली. उसमें लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर है जिसके थ्रू वो क्रॉसओवर होकर के प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है. इसी तरीके से यहाँ पर दोनों एंड्स पर फ्लैंकिंग में क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है. दिस हेल्प्स इन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन. ये यहाँ से स्वाइप करा करके ये पूरा कैसेट जो है वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट जीनोम में इंटीग्रेट कर जाएगा. एंड बिकॉज इट्स क्लोरोप्लास्ट डीएनए, सो इट हैज गॉट स्पेसिफिसिटी, टारगेट स्पेसिफिसिटी भी है. ऐसा नहीं है कि ये कहीं और जाकर के न्यूक्लियर जीनोम में जाकर के इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डीएनए के थ्रू होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही काम करेगा. और उसके अंदर एक तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर जीन हो गया, एक तुम्हारा फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया. यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इफ यू हैव मोर देन वन जीन्स बीइंग रेगुलेटेड बाय अ सिंगल प्रमोटर, so you have a selectable marker gene here driven by the same promoter, and then you have foreign genes each governed by a ribosome binding site ताकि प्रोटीन ट्रांसलेशन हो सके, and then you have a terminator. So this one cassette is having, because क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डीएनए में कर रहे हैं, तो सिंगल प्रमोटर कैन लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी डिफरेंट जीन्स. तो ये दिस इज हाउ अ वेक्टर इज डिजाइन्ड. Now इंट्रोडक्शन के लिए पीपल हैव ट्राइड डिफरेंट मेथड्स, जो बहुत सारे न्यूक्लियर जीनोम में होते हैं उसको भी यूज करके देखा है, बट द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड फॉर फॉरेन जीन इनटू क्लोरोप्लास्ट इज पार्टिकल गन बम्बार्डमेंट. अब तुम लोग बोलोगे पार्टिकल गन बम्बार्डमेंट, सो दिस इज अगेन आई हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो लेक्चर्स जो मैंने शेयर किया था. उसमें मैंने 3 मोड्स ऑफ जीन इंट्रोडक्शन बताया है. वन इज बायोलॉजिकल मेथड, जो कि हमारा एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन है. किसी ने देखा है वो वीडियो बाय एनी चांस? यस सर. तो ये सब जो बोल रहा हूँ कुछ सुना हुआ लग रहा है? यस सर. पहले से पढ़ा हुआ था कि उस वीडियो में देखा है तुम लोगों ने, मतलब देख सर पहले से भी पढ़ा हुआ था. चलो गुड गुड. तो वन इज बायोलॉजिकल. हेलो, बाइनरी वेक्टर वाला जो आपने स्टार्ट किया था ना, उसमें मिसिंग लग रहा था और कुछ नहीं, कनेक्शन नहीं समझा. मैं ये चीज आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग इट अप, बट मैंने तो बोला था कि फ्राइडे को एक क्लास होगी जिसमें आप लोग अपने डाउट्स पोस्ट कर दीजिएगा. या तो तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं है, या nobody bothered to look into the video and try to understand. क्लास नहीं हुई, बट मेरे पास तो डाउट्स भी नहीं आए. मैंने सोचा था कि वो डाउट्स आएंगे तो आज मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो मैं यही मान ले रहा हूं कि तुम लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आई डिड नॉट रिसीव एनी पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट. मैंने क्लियरली बोला था कि भाई आप लोग प्लीज अपने डाउट्स ग्रुप में पोस्ट करिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि स्पेसिफिकली किस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो. तो मैं वीडियो देख यस सर बट यस सर बट 2 दिन क्लास नहीं हुआ है, तो हमें लगा कि आप वो लेंगे जो छूटा हुआ था. नहीं, तुमने अपने आप से कैसे लगा? हर चीज के लिए पूछते हो, उसके लिए पूछना नहीं चाहिए. अगर कल का क्लास तो मैंने कल 11 बजे कैंसिल किया ना, उसके पहले तो मैं क्लास लेने वाला था, बट कल यहाँ पे बहुत वो म्यूजिक चल रहा था बिकॉज ऑफ ये मकर संक्रांति. तो मुझे लगा कि इतने शोर में क्लास लेना मुश्किल होगा, बट आई डिड नॉट रिसीव एनी डाउट्स एक्चुअली. तुमने खुद ही सोच लिया कि क्या कहते हैं, मैं क्लास नहीं लिया हूं तो क्लास लूंगा. यस सर, आई एम सॉरी. अब ये देखना चाहिए. अगर मैं बोल रहा हूं कि आई विल बी डिवोटिंग, मैंने आज भी सोचा था कि अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आई विल एक्सटेंड द क्लास एंड वी विल ट्राई टू कवर सम पार्ट एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस द पॉइंट्स एक्चुअली, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैं खाली क्लास लूंगा. तो उसमें 3 मेथड्स की बात करी है मैंने. वन इज बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड. द केमिकल मेथड, जिसमें हम लोग पेग और कैल्शियम क्लोराइड मेथड यूज करते हैं. एंड वन इज डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, जो कि फिजिकल मेथड्स होते हैं, जिसमें तुम्हारा माइक्रो इंजेक्शन और पार्टिकल गन बम्बार्डमेंट वगैरह होता है. तो ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्लोरोप्लास्ट जीनोम में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करने के लिए दे हैव फाउंड द पार्टिकल गन बम्बार्डमेंट एज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट यूजफुल मेथड.
और उसके बाद as I mentioned before, based on the vector, you can see that after the bombardment, homologous recombination occurs between the chloroplast DNA sequence, resulting into the cassette being introduced into the or integrated into the plant chloroplast, actually chloroplast genome. And क्योंकि specific chloroplast DNA यूज करते हैं तो homologous recombination भी site specific होगा. So it's not like random, जैसा कि न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, उसमें जो इंटीग्रेशन होता है वो completely random होता है. तो यहाँ पर साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन है, तो इट अवॉइड्स द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रैंडम इंसर्शन, जो कि हम लोग न्यूक्लियर जीनोम में देखते हैं. एंड द रीजनरेटेड प्लांट्स आर नोन एज प्लास्टोमिक प्लांट्स. एक्चुअली इसको जो ट्रांसफॉर्म्ड क्लोरोप्लास्ट है, इसको ट्रांसप्लास्टोम बोलते हैं, और प्लांट्स को ट्रांसप्लास्टोमिक प्लांट्स बोलते हैं. Then moving on from nuclear genome transformation जो हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम वगैरह में स्टडी किया, प्लस क्लोरोप्लास्ट जीनोम ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों ने, तो दिस इज ये जो है ये सब मॉडर्न डे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना. कि तुम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा है थोड़ा बहुत? किसी ने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा है? यस सर, थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है बस. जैसे कि सर बेसिकली उसमें एंथर या जो फिलामेंट एक प्लांट से लेके दूसरे प्लांट से डाला जाता है और उससे सेम मिक्स ऑफ कैरेक्टर मिल सकते हैं, जैसा कि मेंडल ने किया था. अच्छा ठीक है, चलो तो इतना ही पता है. एक्चुअली में ये कोर्स पहले जब हम लोग पढ़ाते थे तो वी यूज्ड टू टीच इट एज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें प्लांट ब्रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता था. मतलब कुछ लेक्चर्स प्लांट ब्रीडिंग, हेट्रोसिस, हाइब्रिड विगर, इन सब के ऊपर, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इस सब के ऊपर एक प्रॉपर मतलब 2-4 क्लासेस मैं लेता था प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर. बट जो अभी जो कोर्स फॉलो हो रहा है ये डीबीटी वाला, इसमें प्लांट ब्रीडिंग का वो पार्ट नहीं है एक्चुअली में. तो इसीलिए मतलब आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट, बट जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि मतलब थोड़ा तुमको पता भी होगा कि ये जो पूरा प्लांट का वैरायटी, मतलब प्लांट को इंप्रूव करने का, सो दैट कि ज्यादा यील्ड मिले, वो ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंट हो, सैलिनिटी कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो, ये सब है. आई मीन दिस वाज बीइंग टेकन केयर. ये पहले से प्लांट ब्रीडिंग में चला आ रहा था. प्लांट ब्रीडिंग में जो तुमने बोला उसको मैं मतलब वो सही है, उसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा कि हमारे पास में एक वैरायटी है जो कि, या एक प्लांट है यहाँ पर जो कि फील्ड में ग्रो करा रहे हैं हम लोग, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं. बट ओवर द इयर्स हमने देखा कि वो क्या कहते हैं, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू, मतलब उसमें इंसेक्ट के अगेंस्ट ससेप्टिबिलिटी है, फंगस के अगेंस्ट ससेप्टिबिलिटी है. तो हम लोग क्या करते, ब्रीडर्स क्या करते थे कि वो वाइल्ड में जाकर के देखते थे. मतलब जो वाइल्ड वैरायटीज होती है ना, बहुत जगहों पर लोकल वैरायटीज होती हैं, लोकल प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स बोलते हैं उनको, वैरायटीज नहीं बोलते हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स हैं. उनमें जाकर के देखते थे कि उनमें कोई ऐसा जीन है जो फंगस के अगेंस्ट, क्योंकि वाइल्ड में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो जनरली उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है नेचुरली, है ना. जो उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अगेंस्ट इंसेक्ट्स, अगेंस्ट फंगस, अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट ड्रॉट, नेचुरली रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. तो वो क्या करते थे कि वो उन वाइल्ड रिलेटिव्स को या वाइल्ड प्लांट्स को लेकर के आते थे और उनको जो कल्टीवेटेड वैरायटी है उसके साथ में क्रॉस कराते थे. तो ऑफ कोर्स फिर वो मेंडेलियन लॉस को फॉलो करते हुए F1 हाइब्रिड आएगा, F1 के बाद में F2 में वो सेग्रीगेट वगैरह कर आके और बैक क्रॉस वगैरह करा करके दे यूज्ड टू गेट अपडेटेड वैरायटी, और एक नई वैरायटी आ जाती थी जिसमें सारे फीचर्स तो उस कल्टीवेटेड वैरायटी के हैं, बट वो डिजीज रेजिस्टेंस का जीन हमने वाइल्ड रिलेटिव से इसमें ट्रांसफर करा दिया है. तो ये प्लांट ब्रीडिंग का एक बेसिक वो है, और ये मतलब पिछले 50, 60, 70 सालों से चला आ रहा है. 1920s 1930s से चला आ रहा है. 1960s में तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था. ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ वेरी वेरी बिग एग्जांपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मतलब एडवांटेजेस और सक्सेस स्टोरीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. तो ये तब से चला आ रहा है. बट उसमें क्या होता था कि द साइंटिस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि एक वैरायटी को डेवलप करने में, क्रॉस कराने में, बैक क्रॉस कराने में 6 से 7 साल लग जाते थे. एक वैरायटी को डेवलप करने में 7 से 8 साल तक लग जाते थे, 8 या 10 साल तक लग जाते थे. पहला प्रॉब्लम.
दूसरा प्रॉब्लम कि तुम किसी भी वैरायटी को तभी इंप्रूव करा सकते हो जब तुम्हारे रिक्वायरमेंट का जीन वाइल्ड रिलेटिव में प्रेजेंट हो। मतलब कोई किसी वाइल्ड प्लांट में किसी वाइल्ड रिलेटिव से मतलब है कि किसी वाइल्ड, जैसे मान लो हम राइस की वैरायटी को इंप्रूव कराना चाह रहे हैं, तो जो वाइल्ड में क्या कहते हैं, ऐसे किसी लोकल एरियाज में कहीं पे कोई राइस की वैरायटी ग्रो हो रही है जिसके अंदर उस डिजीज के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जीन है, तभी हम उसको इस कल्टीवेटेड वैरायटी से क्रॉस करा सकते हैं। सो दैट पर्टिकुलर ट्रेट, दैट पर्टिकुलर फिनोटाइप शुड एग्जिस्ट इन नेचर। वो नेचर में, प्रकृति में कहीं ना कहीं पर होना चाहिए, हम उसको खुद से पैदा नहीं कर सकते। तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग है ये काफी कुछ इस चीज के ऊपर डिपेंड करता था कि आपके पास में ऐसा कोई वैरायटी होना चाहिए लोकल कंडीशंस में, या ऐसा कोई प्लांट होना चाहिए जिसके अंदर इस तरीके का फिनोटाइप हो या इस तरीके का ट्रेट हो। तो ये सब इश्यूज प्लांट ब्रीडिंग में एक बहुत मेजर सेटबैक था या बहुत मेजर बॉटलनेक था। तो उसके बाद धीरे धीरे जब बायोटेक्नोलॉजी आने लगा, पीसीआर आया, क्लोनिंग आया, ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो लोगों को लगा कि इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। मतलब प्लांट ब्रीडिंग में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समय लग रहा है, या हमको किसी नेचुरल कल्टीवार के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो बोलते हैं हम लोग, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच में तुम सब जानते हो, बीटी कॉटन का नाम सुना है? यस सर। किसने किसने बीटी कॉटन का नाम सुना है? यस सर। यस सर। सुना है ना? चलो, तो जैसे बीटी कॉटन फॉर एग्जांपल, अब बीटी कॉटन में हमें कोई वाइल्ड वैरायटी नहीं यूज करी उन लोगों ने, कोई प्लांट का जीन नहीं यूज करा उन लोगों ने। एक सॉरी सर, बट वो हाँ, बोलो। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, मतलब नहीं नहीं स्लाइड शो नहीं, नहीं हो रहा। मैंने अभी स्क्रीन वो करा था एक्चुअली में, क्योंकि आई मीन मैं पहले बात कर रहा था तो दैट्स व्हाई। तो उसमें बीटी कॉटन में इफ यू सी कि कोई भी वाइल्ड वैरायटी नहीं यूज करी, वाइल्ड कल्टीवार नहीं यूज करा, कोई भी प्लांट का जीन नहीं यूज करा, दे बेसिकली यूज्ड बैक्टीरियल जीन जो कि उस इंसेक्ट को किल करता है ना? तो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। कहीं का जीन भी उठा करके कहीं डाल सकते थे, कोई भी प्रमोटर लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। कोई भी, जैसे उसमें 35S से अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो, उसमें पिछले स्लाइड्स में भी मैंने बताया है कि एक 35S जो कैसेट यूज होता है, वेक्टर यूज होता है, उसमें एक 35S प्रमोटर लगाते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर। अब कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर का बेनिफिट ये होता है और उसका रोल ये होता है कि इट विल एक्सप्रेस द जीन कॉन्स्टिट्यूटिवली, मतलब इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब ऑल, सब जगह प्रेजेंट हो, सब जगह एक्सप्रेस करेगा। जैसे हमारा एक्टिन, मायोसिन, ये सब प्रोटीन्स होते हैं ना, दिस आर एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, हर जगह एक्सप्रेस होता है। अगर इसी की जगह हम कोई स्पेसिफिक प्रमोटर लगा दे, जीन स्पेसिफिक प्रमोटर लगा दे जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो तुम्हारा एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं, वो हमेशा नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल 35S प्रमोटर जो है, जो यूज होता है वेक्टर्स में, अभी भी हम लोग यूज करते हैं, दैट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ वायरस। वो कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस से डिराइव्ड है ना? तो हम लोग ने वायरस का प्रमोटर ले लिया, बैक्टीरिया का जीन ले लिया। तो इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज गिवन एज मतलब इस तरीके के एडवांटेजेस दिए ओवर प्लांट ब्रीडिंग। बट देन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। उसमें लोगों ने बोला कि भाई इसमें आप वायरस का डीएनए यूज कर रहे हैं, ये आगे चल करके म्यूटेट हो गया या आगे चल करके रिकम्बाइन कर गया प्लांट के जीनोम के साथ में, और कुछ ऐसा स्ट्रेन डेवलप हो गया जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इट विल बी अ बिग इशू एक्चुअली। तो इस तरीके से, इसीलिए बहुत जगहों पे तुम देखो अभी भी जीएम क्रॉप्स वगैरह को इंडिया में वो नहीं है। बहुत सारे यूएस, यूरोप में भी बहुत सारे जीएम क्रॉप्स को क्या कहते हैं, अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा एक इशू है कि भाई हाउ, मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, दैट इज गुड, दैट इज बेनिफिशियल, बट इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, उसके साथ में उसका खुद का प्रॉब्लम्स है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छा है, बट इट इज नॉट द वन एंड ओनली सोल्यूशन। ठीक है,
तब इस चीज को ओवरकम करने के लिए, तो प्लांट ब्रीडिंग से जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए पिछले कुछ सालों में एक नया कॉन्सेप्ट आया कॉल्ड सिसजेनेसिस. I mean, that's why I gave all this story behind it, behind this before starting this cisgenesis, क्योंकि that's where it has, that's how it has originated. तो लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उसी में एक एडवांस कॉन्सेप्ट आया, कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स जो कि हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग में फेस करनी पड़ रही थी, या जिस तरीके के इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम्स नहीं बोलूंगा मैं, जिस तरीके के इश्यूज आ रहे थे. सो दे केम अप विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिसजेनेसिस. Now cisgenesis में it is very much similar to, मतलब it utilizes genetic engineering. इसको ऐसे ही समझना कि it utilizes genetic engineering, but at the same time it is very similar to traditional breeding also. वो बताते हैं a crop plant that has been genetically modified, क्योंकि genetically engineering से modification कर रहे हैं, with one or more genes containing introns and flanking regions such as native promoter and terminator regions in a sense orientation, isolated from a crossable donor plant. Now I will explain this statement. Cisgenesis क्यों ये concept आया, इसमें इन्होंने it is considered very much similar to or very much close to traditional breeding. उसका कारण ये है कि इसमें जो जीन लेते हैं वो एक क्रॉसेबल डोनर प्लांट से लेते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि राइस में हमने किसी दूसरे का जीन डाल दिया है ना, ऐसा नहीं किया हमने. या मान लो कि हम किसी और प्लांट का जीन लेकर के राइस में डाल दिया. जैसे तुम बहुत सारे जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के पेपर्स स्टडी करोगे या केसेस देखोगे तो इस तरीके का बहुत कुछ हुआ है कि मान लो ड्रॉट टॉलरेंट जीन किसी और प्लांट का है, मेज में है, चिकपी में है, उसको हमें राइस में हमने उस जीन को डाल दिया कि भाई जब चिकपी में मेज टॉलरेंस ड्रॉट टॉलरेंस दे रहा है तो राइस में भी देगा. तो हमने चिकपी का प्लांट जीन उठा करके राइस में प्रमोटर लगा करके उसको एक्सप्रेस करा दिया. तो ऑफ कोर्स इट हैज वर्क, बट देन सिस मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है. सिसजेनेसिस में उन्होंने बोला कि इट हैज टू, द जीन हैज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ क्रॉसेबल डोनर प्लांट. मतलब राइस में किसी राइस की ही वैरायटी का, किसी और राइस की ही वैरायटी का जीन लेकर के आएंगे, and there should be compatibility between the plants. So this is similar to traditional plant breeding. Plus हम इसमें किसी भी तरीके का नॉन स्पेसिफिक या नॉन प्लांट या नॉन कैसे बोलूं, नॉन क्रॉप प्लांट रिलेटेड वो नहीं यूज करेंगे, जीन नहीं यूज करेंगे. तो जैसे कई बार लोग क्या करता है, जैसे मैं पहले बता रहा था बीटी कॉटन में, कि तुमने जीन बैक्टीरिया का ले लिया, प्रमोटर वायरस का ले लिया, टर्मिनेटर किसी और का ले लिया. इसमें दे सेड कि इट शुड कंटेन द एंटायर जीनोमिक कैसेट. जीनोमिक कैसेट का मतलब होता है कि हम लोग प्रमोटर भी ले रहे हैं, पूरा जीन भी ले रहे हैं. अब इसमें इंट्रॉन्स लिखा है, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग बहुत बार जब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, हम लोग लैब में भी जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें वी यूज ओनली द कोडिंग सीक्वेंस, वी यूज द सीडीएस, वी डोंट यूज द जीनोमिक रीजन. एक्चुअली हम लोग इंट्रॉन्स वाला सीक्वेंस नहीं लेते हैं. तो हम लोग जनरली जब जीन को एम्पलीफाई करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए, तो वी डू नॉट एम्पलीफाई इट फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए, वी एम्पलीफाई इट फ्रॉम द सीडीएनए, क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स नहीं होंगे और हमें खाली कोडिंग सीक्वेंस से मतलब है, क्योंकि वी नीड द प्रोटीन. तो लेकिन जब सिसजेनेसिस की बात होती है, so we have to pick up the, or we have to pull out the entire genomic cassette. Genomic cassette will include the native promoter of that gene, the genomic unit containing the exons and the introns, and the terminator region in a sense orientation. So अगर जब इस तरीके से जीन को आइसोलेट करके फ्रॉम अ क्रॉसेबल डोनर प्लांट, जब इस तरीके से जीन को आइसोलेट करके हम किसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, so that will be considered as cisgenesis, and this is very much close to the traditional plant breeding. So it is a modified form of genetic engineering, but it's very close to the traditional plant breeding. तो ये concept आया cisgenesis का, है ना. So that was somewhere in between traditional plant breeding and genetic engineering. उन दोनों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई. इसी में एक चीज है transgenesis. This is transgenesis is what we have talked about कि कहीं का जीन लेकर के कहीं डाल दिया. जैसे genetic modification by expression of a foreign gene or suppression of an endogenous protein to modify a function. Now genes and DNA can be moved between any species. इसमें species का कोई barrier नहीं है. It does not need to be a crossable donor plant and all that. ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है.
कहीं का भी फॉरेन जीन हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या एक एंडोजेनस प्रोटीन को सप्रेस करा सकते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसजेनेसिस. इसका एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इज द फ्लेवर सेवा टोमेटो. अगर तुम लोगों ने ये सुना हो पहले, तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट जीएमओ दैट वाज कमर्शियलाइज्ड, और इसमें इन लोगों ने एंटाइसेंस आरएनए डाला था टू इंप्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो है, और इंप्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो. तो उसमें दे यूज्ड एंटाइसेंस आरएनए, उससे एक एंजाइम को डिग्रेड करने के लिए, दैट वाज इन्वॉल्वड इन फ्रूट राइपनिंग. तो फ्रूट राइपनिंग वाज गेटिंग डिलेड and that's why it had a longer shelf life. So this was one of the first GM crops that was commercialized, and this is an example of transgenesis. Now I have just tried to, so if you look at the syllabus, I do not have to go, because based on the number of lectures allotted or allocated, I do not have to go in great details into about this cisgenesis and transgenesis, and there is something called as intragenesis, but I just need to introduce the concept. So that's why I have kept, इसीलिए मैंने जो slides बनाया है उसको बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल तरीके में बनाने की कोशिश करी है, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है सिसजेनेसिस और ट्रांसजेनेसिस और इंट्राजेनेसिस का, ये तुम तक पहुंच जाए. एंड वी आर नॉट गेटिंग इनटू वेरी मच डिटेल, क्योंकि इसमें और भी चीजें हैं जो हम लोगों ने पहले कवर करी, और भी चीजें हैं जो हम अभी आगे कवर करेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जीनोम एडिटिंग, वो सब हम बात करेंगे. फिर एक कॉन्सेप्ट है इसमें प्लांट बीइंग यूज्ड एज बायोफैक्ट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑल, तो वो भी आई विल बी कवरिंग इन कपल ऑफ लेक्चर्स दैट आल्सो. तो इसीलिए दिस थिंग इज this thing I have prepared in such a way so that you get the concept of cisgenesis and transgenesis. Now here I've tried to list out some examples or some differences between cisgenesis and transgenesis. Or it is very similar to what I have mentioned before. The cisgenesis involves transfer of genes between crossable species or the plant itself. Same technique, it is very much similar to the traditional plant breeding, ये मैंने explain किया. Now new traits without the use of foreign genes, so कोई भी environmental risk नहीं, क्योंकि हम लोग कोई भी uncompatible plant से uncompatible source से कोई जीन उठा करके introduce नहीं करा रहे हैं, तो it's not leading to any kind of environmental risk. जैसा मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि bacterial DNA डाल रहे हैं या viral DNA डाल रहे हैं तो it will integrate, it will evolve into something entirely new, leading to a serious health environmental hazard. ऐसा नहीं कर रहे हैं. On the contrary, transgenesis involves transfer between non-crossable species. Non-crossable species के बीच में transfer हो रहा है, इसमें recombination होता है, and there are lot of regulations concerning GM crops and all are based on transgenes only. इसीलिए क्या कहते हैं, transgenesis से जो crops generate हो रही हैं, जो modifications कर रहे हैं, वो they are under a severe GM crops regulations है, क्योंकि उसमें recombination वगैरह हो रहा है. So these are some of the differences between cisgenesis and transgenesis. Now, although cisgenesis is very much similar to traditional breeding, but there are some differences actually. Now, cisgenesis only contains genes of interest, unlike crops that have been modified by classical breeding, which contain undesired genetic elements. Now, containing undesired genetic elements से मतलब है कि जब क्लासिकल ब्रीडिंग होती है, जो प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं, तो उसमें क्रॉस कराते हैं. तो ऑफ कोर्स जब क्रॉस कराते हैं तो यू गेट 50% फ्रॉम वन पेरेंट एंड 50% फ्रॉम अनदर पेरेंट. तो उसमें जैसे मान लो हमको एक पेरेंट से एक कोई डिजीज रेजिस्टेंस का जीन लेकर के आना है दूसरे पेरेंट में, बट जब तुमने क्रॉस करा दिया तो यू आर नॉट ओनली ब्रिंगिंग दैट जीन, तुम खाली वो जीन लेकर के नहीं आ रहे हो, तुम उसके साथ में और 50% जीनोम भी लेकर के आ रहे हो, जिसमें बहुत सारे अनडिजायर्ड जेनेटिक एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसकी हमको, जो हम नहीं चाहते हैं. मतलब इट कुड बी हाउ टू से, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लीथल चीजें या बहुत सारे अनरिक्वायर्ड चीजें आ रही हो. जैसे हम एक फंगस के अगेंस्ट में डिजीज रेजिस्टेंस का जीन लेकर के आना चाह रहे हैं किसी एक प्लांट से, बट ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ जीन्स ऐसे भी हों जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ससेप्टिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी साथ में आ जाएंगे. तो मतलब एक तरफ तो हम प्लांट को फंगस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में उनको ससेप्टेबल बना रहे हैं.
तो वो सब अनडिजायर्ड जेनेटिक एलिमेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में आ जाएंगे, बट सिसजेनेसिस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें वी विल जस्ट पिक अप, ये इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसमें हम सिर्फ वो जीन पिक करेंगे जो कि हमें फंगस के अगेंस्ट में डिजीज रेजिस्टेंस दे रहा है। और सिसजेनेसिस क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से इवॉल्व हो रहा है या जेनेटिक इंजीनियरिंग से आ रहा है, सो इट विल प्रोवाइड वैरायटीज और रिजल्ट्स इन अ फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, whereas ट्रेडिशनल ब्रीडिंग विल टेक डिकेड्स। मैंने बोला कि ब्रीडिंग से एक वैरायटी डेवलप करने में एक 10 साल लग जाते हैं टू रीच अ कल्टीवार विथ डिजायरेबल ट्रेट्स, क्योंकि बहुत सारी बार बैक क्रॉस वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ इंट्राजेनेसिस. Now talking about intragenesis, this is the transfer of genes between crossable species, and it is a alternative to transgenesis. But how it is different? It is an alternative to transgenesis. It is very much similar to cisgenesis, but how it is different? क्योंकि इसमें जैसे उसमें सेम प्लांट या क्रॉसेबल प्लांट की बात कर रहे थे, इसमें क्रॉसेबल स्पीशीज की बात कर रहे हैं. इट कुड बी अ डिफरेंट स्पीशीज, सेम जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज हो सकता है. सो दैट इज समवेयर बिटवीन ट्रांसजेनेसिस एंड सिसजेनेसिस. ये इन दोनों के बीच में ये कॉन्सेप्ट आया है. सो दे हैव जेनेटिक एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट जीन्स एंड लोसाई. They can use different promoters or terminator regions to modify the expression of genes. अब अगर जीन तुम्हारा जैसे unlike cisgenesis जहां पे पूरा जेनेटिक कैसेट यूज कर रहे थे, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं सेम क्रॉसेबल प्लांट से, बट हम उसका प्रमोटर और टर्मिनेटर को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो उसका एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाए, ताकि उसका एक्सप्रेशन इनहैंस हो जाए या इंप्रूव हो जाए. सो इट इज समवेयर बिटवीन सिसजेनेसिस एंड ट्रांसजेनेसिस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्राजेनेसिस. Hence, there is a possibility of new gene recombinations by in vitro rearrangements of functional gene elements. तो क्योंकि हम उसमें पूरा जीन कैसेट नहीं यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जीन को हम they are being driven by different promoter or terminator regions, so there is a possibility of new gene recombinations. Cisgenesis और intragenesis के बीच में कुछ basic differences हैं. They are more generally accepted than the other techniques, as they do not involve recombination between non-sexually compatible organisms. जो compatible organisms हैं उन्हीं के बीच में जीन ट्रांसफर हो रहा है सिसजेनेसिस और इंट्राजेनेसिस के बीच में. अनलाइक ट्रांसजेनेसिस, इसमें नॉन कंपैटिबल के बीच में कोई जीन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसीलिए दिस इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड. कोई इसमें एक चीज और करते हैं, जो तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा जो मैंने पीछे भेजा था, उसमें मैंने मार्कर फ्री प्लांट जनरेट करने की बात करी. तो मार्कर फ्री प्लांट जनरेट करने के लिए वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और को ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की बात करी है मैंने, कि वो जो एक वेक्टर है जिसमें तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन मार्कर जीन है, दैट विल सेग्रीगेट आउट इन द एंड. तो सिसजेनेसिस और इंट्राजेनेसिस दोनों में ही हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो सिलेक्शन मार्कर जीन से और जो वेक्टर बैकबोन सीक्वेंसेस हैं, ये धीरे धीरे करके हम इनको रिमूव कर देते हैं. तो ऑब्वियसली कोई फॉरेन सीक्वेंस नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्रमोटर टर्मिनेटर, वही रह जाएगा. जो फाइनल वैरायटी डेवलप होगी, जो फाइनल जो प्रोड्यूस डेवलप होगा, प्रोडक्ट डेवलप होगा, किसी भी तरीके का सिलेक्शन मार्कर जीन और वेक्टर बैकबोन सीक्वेंसेस वगैरह प्रेजेंट नहीं रहेंगे. सो अगेन दिस इज, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट वेरी वेरी क्लोज टू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग. So that's why cisgenesis and intragenesis are close by. All right, but of course cisgenesis has a bit more restrictions unlike intragenesis. ये यहां तक ओके है? Is it fine this far? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Is it okay so far? Yes, Yes, sir. Good. ये एक टेबल मिला था मुझे, so I thought of keeping it here. I think we have discussed quite a bit of it, but फिर भी just to summarize it, I'll not go through the table. Actually, you guys can have a look, but I'll not summarize. So एक ये टेबल था कि इन तीनों को कंपेयर किया है, सिसजेनेसिस, इंट्राजेनेसिस एंड ट्रेडिशनल ब्रीडिंग को. Alright, so you guys can go through this and ये दो पार्ट्स में है actually.
नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग के बारे में किसको किसको पता है? हैव यू हर्ड ऑफ जीनोम एडिटिंग? नो सर। यहाँ पर मैं आई थिंक आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू इट टुडे। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। बट ये तुम लोग अभी यू विल स्टडी इट इन डिफरेंट कोर्सेज। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ब्रीफ आउटलाइन देने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दे हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट जीनोम एडिटिंग। इसके आगे एक यूनिट 4 है, यूनिट 3, यूनिट 4 है, वो भी थोड़ा जीनोमिक्स के ऊपर है। तो वी विल डिस्कस सम बिट ऑफ इट इन मोर डिटेल ओवर देयर। वहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आई गेट टू अरेंज अ लेक्चर। हमारे ही डिपार्टमेंट में डॉक्टर जन्मेजय पांडे, शायद तुम लोग का कोई कोर्स ले रहे हो, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ जीनोमिक्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनसे एक दो लेक्चर दिलवाऊं, ताकि आई मीन ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स मच बेटर देन आई कैन। तो इट विल बी गुड इन दैट वे। तो यहाँ पर हम लोग ये जीनोम एडिटिंग क्या कहते हैं, एक बेसिक आइडिया मैं तुमको यहाँ पर दूंगा, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दी आई मीन लेटर ऑन यू विल गेट टू स्टडी इन ग्रेटर डिटेल्स एक्चुअली। So any questions or anything related to this so far? I'll cover genome editing in the next class actually, क्योंकि अब ये सेशन एंड हो रहा है। If there are no more questions, so I will stop it for now, क्योंकि ये सेशन एंड होने वाला है, and I'll share the video lecture and we'll